Hello everyone. So this is our third video lecture of chapter 10 A's block elements. So today I'm going to tell you about alkaline earth metal and we will talk about the general characteristics of alkaline earth metal. So do you have any idea about alkaline earth metal? No? Let's talk about it. So alkaline earth metal. The group 2 of the periodic table consists of the element beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, and these elements are known as the alkaline earth metal. See, beryllium, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. ठीक है, ये अपना ग्रुप नंबर 2 है और इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, दिस इज द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. दीज आर दी अल्कलाइन अर्थ मेटल. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ही क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं. एंड दिस मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और इनके मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. ठीक है, तो ये एल्कलीज नहीं है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एल्कली अलग होता है, अल्कलाइन अलग होता है. ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, सभी बेसेस एल्कली नहीं होते हैं. बेसेस मतलब एल्कलाइन इन नेचर, है ना. तो ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसेस. सारे एल्कली बेसेस होते हैं लेकिन सभी बेसेस एल्कली नहीं होते हैं. क्लियर? तो ये ग्रुप 2 था, बेरिलियम 2, रेडियम, और इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं और अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ये. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. द जनरल रिलेशनशिप थ्रू आउट द ग्रुप आर सिमिलर टू दोज इन ग्रुप 1. Table 5 and 6 give the electronic configuration and atomic and physical property of group 2 element and these are discussed below. So जो इनका जनरल रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनमें सिमिलर होती है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में. तो फर्स्ट हमारा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो डू यू नो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का? NS2. क्या है? NS2. ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. These elements are called alkaline earth metals. The atoms of these elements have 2 electron in their valency shell. ये जो मैंने आपको बताया ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, रेडियम और बेरियम, इनको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो इन मेटल्स के इस ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर फर्स्ट में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, जिनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं. द जनरल कॉन्फ़िगरेशन में भी रिटर्न एज, यहाँ पर आएगा आपका नोबल गैस एंड NS2 वेर N रिप्रेजेंट द वैलेंसी शेल, और जो N है वो क्या है? वैलेंसी शेल है. ओके, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2. बेरिलियम B, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He2S2, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, नियॉन 3s2, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ऑर्गन 4s2, स्ट्रोंशियम क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम का 56 एटॉमिक नंबर, जिनॉन 6s2, रेडियम का 88 एटॉमिक नंबर, Rn 7s2, रेडॉन 7s2. ठीक है, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कैसे करते हैं. वैसे तो आप सभी को आता है. अब बहु प्रिंसिपल से हमने इसको लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज. द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली आर स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स. मीन्स क्या है, इनकी एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज ग्रुप नंबर फर्स्ट की कंपेयर में स्मॉल होती है.
क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होती है। तो एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर फर्स्ट और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमारा कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इधर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ये पीरियड है, लिथियम से बाद आता है बेरिलियम, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेरिलियम की साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है। सोडियम टू मैग्नीशियम चलते हैं तो मैग्नीशियम की साइज़ क्या होती है? स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की साइज़ कम स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम पीरियड में तो साइज़ डिक्रीज़ होती है, बिकॉज क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ओके। सी एक्सप्लेनेशन, द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव अ हायर न्यूक्लियर चार्ज। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जिससे क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बात करते हैं किसकी? मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो क्या होता है कि इसमें इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है ये आउटरमोस्ट शेल के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन पुल करने की वजह से क्या हो जाता है? साइज़ छोटी हो जाती है, एटम श्रिंक हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आर स्मॉलर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स, और इनकी साइज़ एल्कली मेटल्स के कंपेयर में क्या होती है? स्मॉल होती है। ऑन दी अदर हैंड, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ शेल। सबको पता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो साइज़ भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The alkaline earth metal have low ionization enthalpy due to fairly large size of the atom. जो alkaline earth metal है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है, क्योंकि साइज बड़ी होती है। अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, सी these are the alkaline earth metal. So when we go down in the group, size increases, so ionization enthalpy decreases. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? आपको मैं बार बार बता रही हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपको पता भी है क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि साइज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर साइज़ बढ़ेगी, ठीक है, एटम है और साइज़ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम कम एनर्जी देंगे तो भी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, तो कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है। तो कम एनर्जी देंगे, और कम एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम हो गई। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, क्लियर। अब कंपैरिजन करते हैं, तो अ कंपैरिजन ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड shows that the member present in the second group have higher value as compared to those of the group number first. क्या हो रहा है? देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट के कंपेयर में ग्रुप नंबर सेकेंड की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड नंबर का ग्रुप है उसकी जो एलिमेंट्स है उनकी साइज़ क्या होती है? कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्मॉल साइज़ की वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करके रखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे हम सेकेंड मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप सेकेंड की क्या होती है? ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम ये अपना ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है
और मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड का मेंबर है। अब आपको पता है कि सोडियम से अगर मैग्नीशियम की साइड जाओगे पीरियड में तो मैग्नीशियम की साइज स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, मैग्नीशियम का होता है 282, ठीक है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने जब इसको सोडियम को कुछ एनर्जी दी, सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमने इसको दी, तो क्या हुआ? आसानी से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। और ये Na+ बना लिया, Na+ बनाया तो स्टेबल हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब हमने क्या करा, इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट इसमें से नहीं हुआ। फिर हमने और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दी, सपोज करो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, या 40 किलो जूल सपोज करो, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दी। तो क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और क्या बनाया उसने? Mg+2, ठीक है, क्लियर। Mg+2 बनाया, मीन्स इससे क्या पता चला कि जो Mg+ बनाया, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हमने, Mg+ बनाया, तो Na+ जो बना है, Na+ जो बना आपका, उसमें कम एनर्जी लगी। Mg+ बनाया तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? मैग्नीशियम की। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या हुआ है यहाँ पर? मतलब ग्रुप नंबर सेकंड की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज़्यादा होगी। मतलब मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम आयन Mg+ की, ठीक है। कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 की कंपेयर में, ठीक है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। अभी हमने क्या करा था? सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिया Na+, ठीक है, और इसके पास बचा 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियोन के इक्वल इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, मतलब स्टेबल हो चुका है। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम था, Mg+ था, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 1, अभी भी इसके पास 1 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। देखें इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Na+ स्टेबल है, ठीक है। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन में आपको मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है। लेकिन Mg+ की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहता है, तो बिल्कुल थोड़ी बहुत कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? एक्साइट कर देगा और क्या बना लेगा? Mg+2 बना लेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकेंड। क्लियर? ग्रुप फर्स्ट की जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ग्रुप फर्स्ट की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। बात समझ में आई? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? ग्रुप फर्स्ट की, क्योंकि वो स्टेबल है, अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन ग्रुप 2 के पास अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और Mg+2 बना सकता है और स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपोजिट होते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है, ग्रुप 1 की कम होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की ज़्यादा होती है, ग्रुप 2 की कम होती है। अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? ओके, नोट्स बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।